सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यापार में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की और साथ साथ बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई कीमतों से मुतालिक भी। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो स्टॉक मार्केट में तकरीबन 5000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। एकदम हमने देखा कि मार्केट क्रैश हुई और 64,000 तक की सतह पर गई, और जबकि आज जब हम बात करें तो मार्केट ने बुलंद तरीन सतह को छुआ है और 69,000 की सतह अबूर कर गई है। और साथ ही साथ जो सोने की कीमतें हैं उन्हें भी पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोज़ ब रोज़ सोना महंगा हो रहा है और हमने देखा कि 2000 से ज़ायद तक की जो उस पर कीमत है उसमें इजाफा हुआ है। इस पर तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में एहसन मेहनती साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं आरिफ हबीब कम्युनिटीज़ के। एहसन साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या समझते हैं किस तरीके से जो स्टॉक मार्केट है वो वर्क कर रही है? एक हफ्ते में इतना बड़ा ड्रास्टिकली चेंज है। इस वक्त तो आप देखें तो ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस $90 को जब तजावुज़ किए तो आई थिंक जो स्टॉक प्राइसेस हैं ऑन लीड किया है ऑयल सेक्टर ने, और फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर भी है, जो स्प्रेड्स वगैरह जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। आप जो ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड जो रिसेंटली इंक्रीज हुई है उसका भी जो है वो इम्पैक्ट देख रहे हैं। फिर रिसेंटली फार्मास्यूटिकल के अंदर भी जो है कुछ डीरेगुलेशन की मद के अंदर कुछ कुछ केसेस जो हैं वो फेवर में आए हैं, तो फार्मास्यूटिकल भी जो है वो लीड कर रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटली मार्केट काफी ज्यादा मुस्बत देखी जा रही है और इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है बढ़ चुका है। तो ऐसे साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये आर्टिफिशियली हो रहा है या फिर इसको बाकायदा तौर पे IMF का जो प्रोग्राम था उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल हुआ है, उसकी वजह से जो मार्केट के असरात हैं मस्बत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो है वो फंडामेंटल्स मार्केट के हो गए हैं। उस वक्त भी जब IMF के प्रोग्राम के अंदर हम जो उसका फाइनल रिव्यू कंप्लीट हुआ था और फिर उसके बाद हम नए प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक जो है आपाक IMF के जो नए प्रोग्राम है IMF को उसके ताल्लुकात की जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट होनी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन की मद में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा जो है वो एफर्ट कर गई है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि PIA से वो स्टार्ट होगा और फिर दीगर जो गवर्नमेंट की जो एंटिटीज हैं जो कि लॉस मेकिंग है उनकी प्राइवेटाइजेशन की मद के अंदर जो है काफी एफर्ट्स की जा रही हैं। तो आई थिंक कि वहां पर भी जो है वो हम इंटरेस्ट देख रहे हैं। दूसरा, कल हम देखें तो विजिट भी हुई है प्राइम मिनिस्टर की सऊदी अरेबिया की तरफ, तो वहां भी कुछ स्पेकुलेशन है कि $25 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की जो कमिटमेंट्स थी SIFC की मद में, वहां पे भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उस पर भी स्पेकुलेशन हो रही है। ठीक है एहसन साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अभी आपने जिस तरीके से बात की, लॉस मेकिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेल आउट किया जा रहा है, शेयर्स जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, तो क्या इससे इकॉनमी में कितना बड़ा चेंज आएगा? और वापस से क्या अगर स्टॉक की बात करें तो इसमें भी कोई मस्बत असरात मजीद देखने में आएंगे? देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर स्पेशली PIA का देखें तो वो 6 to 7 जो एंटिटीज हैं उनकी तरफ से आया है। उसके अंदर फॉरेन एंटिटीज हैं। बेसिकली फॉरेन इंटरेस्ट जो है वो आता है अगर प्राइवेटाइजेशन की मद में पेशरफ्त होती है, तो आई थिंक कि फॉरेन इंटरेस्ट जो है वो स्पेशली फिर प्राइवेटाइजेशन वाली स्क्रिप्ट के अलावा दूसरे दीगर स्क्रिप्ट के अंदर भी आ रहे हैं। जब MSCI ने लास्ट मंथ तकरीबन 21 कंपनीज को ऐड किया था पाकिस्तान की, और FTSE ने जो है पाकिस्तान का इमर्जिंग मार्केट स्टेटस है उसको मेंटेन किया, उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आवक जो है पाकिस्तान मार्केट के अंदर जो वो आती चली जा रही है। एंड आई थिंक कि वो भी एक मेजर रीजन है। बिसाइड्स दिस जो डेलिब्रेशन है गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन की मद में, वो भी एक मेजर रीजन है कि मार्केट में इंटरेस्ट देखा जा रहा है। अच्छा, अगर जिस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, गैर मुल्की फंडिंग जो पाकिस्तान में आएगी, यकीन तौर पर इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होगा और इमेज भी पाकिस्तान का बेहतर होगा, तो ऐसे में रेकोडिक के लिए फंडिंग आना और दीगर जो मनसूबे हैं उसके लिए फंडिंग आना, पाकिस्तान की इकॉनमी को मजीद आप चेंज होते हुए किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल रेकोडिक जो है वो $1 बिलियन की कमिटमेंट है। वो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है अगर वो कमिटमेंट आता है तो साथ में OGDCL और BPL के भी जो शेयर्स हैं उसकी फरोख्त की जो है वो जो है वो खबरें हैं और वो उसके साथ ही होगा और सऊदी गवर्नमेंट के साथ होगा। तो आई थिंक कि जो फॉरेन फंड्स हैं अगर उनकी स्टेक्स बढ़ते हैं पाकिस्तान मार्केट में तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ता है और दीगर फॉरेन कंपनीज जो हैं या फॉरेन कंट्रीज भी जो है पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं। तो आई थिंक ये जो स्टार्ट है वो मिडल ईस्ट से होगा और फिर जाहिर है उसके बाद फॉरेन कंट्रीज भी जो हैं वो इंटरेस्ट लेंगे पाकिस्तान के अंदर जो FDIs हैं उसके अंदर। बट ये जो है वो डेफिनेटली जो है ये एक प्रोवोक करेगा FDI जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को। और आई थिंक ये ऑन गोइंग जो है ये एफर्ट रहेगी SIFC के जो
दीगर जो ममालिक हैं जिसमें यूएई भी आता है और फिर दूसरे जो कतर है वहाँ पे जो कमिटमेंट दी गई हैं उनकी तरफ भी जो है पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीनियर फबीब कंपनीज़ के गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में। उन्होंने बात की कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है वो यकीन तौर पर पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बेहतर है, और जिस तरीके से IMF की डील लॉक हुई है पाकिस्तान में IMF की जानिब से बाकायदा तौर पर कर्जे की जो लास्ट रिलीज़ है वो होगी। इस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी और बात की जा रही थी ओवरऑल स्टॉक की, तो उसमें मस्बत इशारे आगे भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं FBR की ताजिर दोस्त स्कीम से मुताल्लिक, जो कि छोटे ताजरों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसी पर हमारे नुमाइंदे कफील अहमद जो हैं वो एक ताजिर के हमरा मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं कफील से जानते हैं। कफील अपडेट कीजिएगा। हाँ देखिए, FBR ने जो है वो ताजिर दो स्कीम मुतारिफ कराई है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका आगाज़ जो हो चुका है। ताहम जो छोटे ताजिर हैं उनके ताहाल क्या कंसर्न्स हैं, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स जो कि अंजुमन ताजार कराची के सदर हैं। जावेद शम्स, क्या कहना चाहेंगे, क्या बुनियादी मसाइल हैं, क्या इस वक्त जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के? देखें, सबसे पहले हमने हुकूमत से ये कहा था कि ताजिर दोस्त स्कीम का नाम रख देने से दोस्त स्कीम नहीं बन सकती। उसके लिए आपको वो अमल करना पड़ेगा जिससे ताजिर परेशान ना हो। पहले भी इस किस्म की स्कीमें मुतारिफ़ कराई गई हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, FBR के अंदर इनकम टैक्स की तरफ जाते हैं, इनरोल कराते हैं, उनको बाद में नोटिस का इजरा शुरू हो जाता है। ताकि इस मामले को हल किया जाए, हमने हुकूमत और FBR से ये मुतालबा किया है कि इसमें ईद उल फितर तक इस मामले को रोका जाए, क्योंकि ईद उल फितर की तैयारियों में ताजिर भी मसरूफ़ हैं और शहरी बड़ी तादाद में मार्केटों में। तो हम उस तरह से FBR हुकाम को जो है वो नई जो है वो वेलकम कर सकते हैं। लिहाजा ईद उल फितर के बाद हमारे साथ बैठें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। अगर इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाएंगे तो यकीनन ऐसे किसी भी जो है वो अमल को जो है मुस्तरद करते हैं। और हम ये कंडीशन IMF की है, आप मुस्तरद कैसे कर सकते हैं, आप मुझे ये बताएं ना। तो गवर्नमेंट प्लान कर चुकी है, FBR प्लान कर चुकी है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अगर आप इसमें शामिल नहीं हुए तो आपके लिए मुश्किलात हैं। देखिए, मुश्किलात हो ही नहीं सकती ना। अगर आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे तो फिर कैसे मुमकिन होगा। एक छोटी सी बात है, अगर कोई शख्स अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है और उसके बाद उसको साबका खातों के बारे में पूछा जाता है या उसको नोटिस का इजरा किया जाता है तो वो कहाँ तक जवाब देगा। इसलिए आसान बनाया जाए और वाकई ताजिर दोस्त किस्म का जो है वो इसको जो है बनाया जाए और इसमें जो है ना ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। ठीक है जी, ये जावेद शम्स मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि जब तक छोटे ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाता उस वक्त तक ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है और ये FBR स्कीम है इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उनका यही कहना है कि जो भी मामला हैं उसको बैठ कर मुशावरत के साथ जो है बहुत शुक्रिया कफील अहमद अपडेट जी करने के लिए। प्रोग्राम में मजीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यह वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक प्रोग्राम में, और बात कर लेते हैं डिजिटल इकॉनमी से मुताल्लिक, जिसमें आलमी बैंक की जानिब से 149.7 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी गई है और साथ ही साथ कुछ शराइत भी रखी गई हैं। इसमें आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबे से नहरी निज़ाम की लचक में भी इजाफा होगा और इसके साथ ही साथ डिजिटल इकॉनमी की सपोर्ट मौशी तरक्की के लिए भी अहमियत का हामिल होगी। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं अली फरीद ख्वाजा साहब जो कि चेयरमैन है K-Trade के, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अली साहब, बताइएगा ये मौशी तरक्की के लिए डिजिटल इकॉनमी कितनी अहमियत की हामिल है? बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से जब डिजिटल इकॉनमी पे ट्रांजैक्शंस होती है और हमारी इकॉनमी जब डिजिटल में मूव करती है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जाते हैं। जिस तरह हमें पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो है कि टैक्स कलेक्शन कम है, हमारी इकॉनमी वाइट इकॉनमी में कम है, ब्लैक इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो डिजिटल में सारा इकॉनमी वाइट पे चली जाती है तो डॉक्यूमेंट हो जाती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें ट्रांजैक्शन लॉसेस बड़े कम होते हैं, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तीसरा जब ये है कि जब आपके पास डेटा होता है कि लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कहाँ स्पेंडिंग कर रहे हैं, किसके पास कहाँ पैसा है, उससे आपको इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में बड़ा फ़ायदा होता है। चाइना ने खासतौर पर इसका बड़ा फ़ायदा उठाया है और उसकी वजह से अपने इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में वो डेटा का बड़ा यूज़ किया है। तीसरा जो है, जब आप डिजिटल इकॉनमी की तरफ जाते हो तो आपको लोगों को जो बेनिफिट्स देने हैं वो भी आप डायरेक्टली दे सकते हो। आपको पता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपने जो बेनिफिट्स डायरेक्टली आप लोगों को दे सकते हो विदाउट इन्वॉल्विंग मिडलमैन। तो डिजिटल इकॉनमी की वजह से करप्शन कम होती है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आती है, एफिशिएंसी ज़्यादा आती है और ओवरऑल इकोनॉमिक मैनेजमेंट किसी कंट्री की काफ़ी बेहतर इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है अली साहब, इसमें एक चीज़ आम बोलिए, वो GST की वसूल करने के लिए एक ऐसी एजेंसी बनाने पर जोर दिया है जो ये तमाम तर काम कर सके। तो आपको लगता है कि एक ऐसी एजेंसी बनाना मुमकिन होगी या कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इस तमाम तर मामले पर?
जी बिल्कुल मुमकिन होगी। और पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में डिजिटलाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हुए हैं। हमारा इंटरनेट 4G पे हम मूव किया, इंटरनेट में मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, हर बंदे के पास आज स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन की प्राइसेस कम हुई, टेलीकॉम की कंपनियां आई तो उसमें कंपटीशन की वजह से प्राइस, डेटा की जो प्राइस है वो बहुत कम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इंक्रीज हो गई। फिर नादरा का कार्ड जो है वो एक ऐसा मॉडल है जिसके पास सब लोगों के पास आईडी कार्ड से आइडेंटिफिकेशन लिंक्ड हो सकती है। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर मेकिंग सच ए एंटिटी, दे आर ऑलरेडी देयर। सैटेलाइट का डेटा भी हमारे पास है। तो अगर इन सारी की सारी चीज़ों को एक तरफ एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और सारे टूल्स को, टेक्नोलॉजी के टूल्स जो इस वक्त हमारे पास मुयसर है, उसको हम यूज़ केयर करें तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव आवर टैक्स कलेक्शन। और हमने देखा कि पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला था कि ये उनके टॉप प्रायोरिटी है टू मूव टुवर्ड्स digital collection of taxes. So I think this is certainly our way towards the right direction. अली साहब, आलमी बैंक का एक मुतालबा ये भी है कि बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन तमाम तर के दरमियान जो तफरीक है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये तफरीक क्या है, किस तरीके से नुकसानदेह साबित हो रही है? जी, सबसे एक तो मुझे डिटेल्स का तो मुझे इतना वो नहीं है मुझे इंफॉर्मेशन, मगर जो ब्रॉडली जो मेन चीज़ है कि ये सारा इश्यूज FATF के टाइम पे भी रेज हुए थे कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जो फॉर्मल इकोनॉमी के बाहर है, जहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं है, जहाँ पे डेटा नहीं है, जहाँ पे टैक्स कलेक्शन नहीं है। इसी की वजह से करप्शन भी ज़्यादा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है टैक्स कलेक्शन कम है। तो जो IMF भी ये कह रहे हैं और बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ सेक्टर्स के ऊपर तो आप डॉक्यूमेंटेशन करें और बाकी सेक्टर्स को आप खुला छोड़ दें, क्योंकि अगर इस तरह होगा तो फिर आप कुछ सेक्टर जो टैक्स कलेक्ट, जहाँ से टैक्स कलेक्शन आ रही है उनको आप पीनलाइज कर रहे हैं और जो लोग डॉक्यूमेंटेशन के बाहर है उनको आप बिल्कुल खुला छोड़ रहे हैं। तो दैट इज, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर रेफरिंग टू, दैट देयर शुड बी हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो अली साहब आप समझते हैं कि जो एमनेस्टी स्कीम बार बार लाई जाती थी, अब उसके लिए जो है वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बार बार सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं, एमनेस्टी स्कीम्स भी लाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं सवाल से? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि IMF ने और FATF की वजह से भी एक एमनेस्टी स्कीम्स को डिस्करेज किया गया है, मगर मेरे ख्याल में एमनेस्टी जो है वो अगर गवर्नमेंट एमनेस्टी इसलिए दे टू इनकरेज पीपल टू कम विद इन द टैक्स फोल्ड और कम टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी, तो फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसका फ़ायदा ही है, क्योंकि आप लोगों को वन टाइम एक ऑफर दे रहे हैं कि कम आप उसकी वजह से कम इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, कम इनटू द डिजिटल इकोनॉमी। सो वन ऑफ measures for amnesty have always helped Pakistan, and I'm sure कि अगर पाकिस्तान IMF से बात करेगा तो बिल्कुल दुरुस्त है कि IMF उस पर एग्री नहीं करता, मगर I'm sure that if we can show that credibly हम उस चीज़ को वन ऑफ ही रखेंगे और उसका फ़ायदा इकोनॉमी को होगा तो वो भी इसकी एग्जेम्पशन दे सकते हैं। एक चीज़ और इसमें अहम मेंशन है, वो ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो बार बार सब्सिडी दी जाती है पावर सेक्टर को, तो IPPs से मुताल्लिक भी कहा गया है, तो आप क्या समझते हैं, क्या जो सब्सिडी देने का मामला है उसको अब ख़त्म किया जाएगा, जो बोझ है वह आवाम पर मज़ीद बढ़ेगा? जी, ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से साथ बड़े ही दहाइयों से रहा है कि हमने कई सेक्टर्स को सब्सिडी दी, पावर को दी, ऑटोज़ को दी, कि ये इन इंडस्ट्रीज़ को हम सब्सिडी देंगे तो ये इंडस्ट्री मजबूत होंगी और जब मजबूत हो जाएंगी तो उसके बाद इनका फ़ायदा आवाम को होगा। मगर हमने देखा है कि उस सब्सिडीज़ का फ़ायदा आवाम को भी नहीं हुआ और ना ही उस सब्सिडीज़ का फ़ायदा उन कंपनीज़ को हुआ, क्योंकि वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी, वो हमेशा से ही सब्सिडीज़ पे ही डिपेंडेंट रही। तो IMF का ये पॉइंट दुरुस्त है कि सब्सिडीज़ की वजह से ज़्यादातर हमने ये देखा है माजी में कि उसे डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई हैं और कंपनीज ने उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी, जबकि वो शॉर्ट टर्म भी नहीं रही। हुआ ये कि उन सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठाकर वो उन कंपनी ने लॉबी किया कि उन सब्सिडीज़ को कभी ख़त्म ही ना किया जाए। तो ये एक अच्छा वक्त है इस वक्त हमारी इकॉनमी के लिए, जब हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए और मार्केट प्लेइंग फील्ड दी जाए सबको कि आप कम्पीट करो, जो अच्छी कंपनीज होंगी वो तरक्की करेंगी, अगर नहीं अच्छी होंगी तो वो फेल कर जाएंगी। अच्छा अली साहब, इसमें एक आम चीज़ ये है कि इससे पहले भी हमारे नुमाइंदे ने ताजर दोस्त स्कीम से मुताल्लिक एक ताजर से बात की, उसने कहा कि जिस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल है, अगर ये ताजर दोस्त स्कीम है तो उसे ताजर दोस्त स्कीम होना चाहिए।
तो मज़ीद क्या सैंक्शंस लगने वाली हैं ताजरों के ऊपर, ये सख्त फैसले होने वाले हैं? आप क्या समझते हैं? क्या वज़ीर आज़म की जानिब से कहा कि 2 साल अभी हमारे लिए मज़ीद मुश्किल हैं, तो क्या सिर्फ 2 साल का सफ़र है या 10 साल का सफ़र है? जी, ये आपने पॉइंट अच्छा दुरुस्त रेज किया कि ताजिर प्रो ताजिर पॉलिसी है, ताजिर दोस्त है या कि नहीं है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है हमें पाकिस्तान दोस्ती की ज़रूरत है। ये हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि ये ताजिर दोस्त है कि बिजनेसमैन दोस्त है। ये मुश्किल का हमारी इकॉनमी में बड़ा मुश्किल वक्त है। पूरी इकॉनमी डिफ़ॉल्ट करने वाली थी। हम एक डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से निकल के आए हैं और वहाँ से हम स्टेबलाइज कर रहे हैं इकॉनमी को। इस वक्त ज़रूरी यही है और IMF भी यही कह रहे हैं कि आप जो पॉलिसीज़ बनाएं वो पाकिस्तान दोस्त हो, ना ही किसी एक तबके को बेनिफिट दे। वरना क्योंकि होता ये है कि ताजिर कहते हैं कि ताजिर दोस्त दो, पावर सेक्टर वाले कहते हैं पावर सेक्टर दोस्त हो, ऑटो सेक्टर कहते हैं कि ऑटो सेक्टर दोस्त हो। तो इससे इन सारी पॉलिसीज से इन दोस्तों को तो फ़ायदा हो गया मगर मुल्क को नुकसान होता रहा और आज से कुछ ही अर्से पहले हम डिफ़ॉल्ट सिचुएशन पे थे। तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान दोस्त पॉलिसीज़ बनाएं और अगर वो मुश्किल ज़रूर होंगी और उस पर हर सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मगर उन सबसे लॉन्ग टर्म में हम सबकी भलाई है क्योंकि हमने ये देख लिया है और हमने कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है, ताजरों को भी नुकसान है और अवाम को भी नुकसान है। तो मुल्क पहले आता है और हमारे अपने इंटरेस्ट बाद में आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब जो कि चेयरमैन हैं K-Trade के प्रोग्राम में और डिजिटल इकॉनमी और इसके फ़वाइद से मुताल्लिक बता रहे थे। प्रोग्राम में मज़ीद भी खबरें शामिल करेंगी, लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात कर ली जाए बरामदात से मुताल्लिक, तो वज़ीर आज़म का भी मिशन है कि बरामदात बढ़ाई जाएँ और एक्सपोर्टर्स भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी अशिया जो हैं वो आलमी मार्केट तक पहुँचाई जाएँ। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान, जो कि इस वक्त राइस एक्सपोर्टर करीम मलिक के हमरा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा करीम मलिक का क्या कहना है इस सवाल से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें बिज़नेस कम्युनिटी का बड़ा अहम किरदार है और बिज़नेस कम्युनिटी के किरदार से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी है कि जो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए मुल्क में ज़र मुबादला लेके आते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि वो टैक्स देते हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे जो हुकूमती अखराजात हैं या स्टेट के जो अफेयर्स हैं वो चलते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए और मज़ीद क्या मुआशी चैलेंजेस हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, या फिर इन मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट का इशू है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने का मामला है, टैक्स इकट्ठा करने का मामला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कैपिटल ऑफिस इस्लामाबाद करीम अजीज़ मलिक साहब। करीम अजीज़ मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट्स हमारे लिए बड़ा चैलेंज है बढ़ाना। उसको हम दावा तो करते हैं कि हम इसको $100 अरब तक लेके जाएंगे, हम IT की एक्सपोर्ट्स को $50 अरब तक लेके जाएंगे, लेकिन हम लेके नहीं जा रहे। आखिर वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2-3 क्वेश्चन किए, मैं एक एक करके जवाब देता है इसका। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट और इकानमी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेसिडेंट साहब ने 2030 का इसका विजन दिया है, वो इसी को बेस करता है। तो आगे जो इसके पीछे थिंक टैंक बैठे हुए हैं वो उसको सारा देखेंगे किस तरह हमने इकॉनमी को रिवाइवल कराना है, किस तरह हमने एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी डिप्रेस है। ये इसमें बहुत पोटेंशियल है माशाल्लाह हमारे बिज़नेस कम्युनिटी में, हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन जो यूटिलिटीज़ है, हमारी बिजली है, वो डे बाई डे ऊपर जा रही है। आपने देखा होगा स्टील इंडस्ट्री इस वक्त बड़ी इफेक्ट हुई है, क्योंकि मेन रॉ मटीरियल बिजली है उसका, तो वो तबाही के ध्यान पे खड़ी है। उसको हम देखते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट इस तब बढ़ेगी आपकी इंडस्ट्री रिवाइवल होगी। आपकी इंडस्ट्री कैसे रिवाइवल होगी? अब यूटिलिटीज़ आपकी जो है ना वो आपको नॉर्मल रेट्स पे मिलेगी, जिस तरह आपके मसाया मुल्क में 6 सेंट के ऊपर काम हो रहा है, हम 16 सेंट मिनिमम 16 सेंट पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने जब तक हम पैरेलल नहीं करेंगे, दोनों मुल्कों को कंप्यूटर नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करने में काबिल नहीं है। इस वक्त पोटेंशियल जिस तरह 1 बिलियन की बात हो रही है, इससे कोई बड़ा टारगेट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टील, आप राइस ले लें, मैंने राइस का पहले भी जिक्र किया प्रेस कराने से कि राइस इस वक्त
अरब डॉलर के ऊपर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो इंशाल्लाह टच करेगा 5 बिलियन को। उसकी वजूहत ये हैं कि ये तो समझ आती है कि आप $3 बिलियन है, आप टारगेट रखते हैं $5 बिलियन, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो $25 अरब है और आप टारगेट रख रहे हैं $100 अरब। ये मुझे मैकेनिज्म समझ में नहीं। बिल्कुल देखिए 100 अरब डॉलर हमने एक साल के नहीं कहा, हमने 5 साल में कहा इसको, जो 2030 तक इसको जाके ये 100 अरब जाएगा इंशाल्लाह। जो हालात अच्छे गवर्नमेंट के फेवर इंडस्ट्री और बिजनेसमैन और गवर्नमेंट अगर फ्रेंडली होंगे तो ये काम होएगा, अगर फ्रेंडली नहीं होंगे ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती इन हालात में जिस तरह हम सर्वाइव कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका देख रहे हैं 24-25% है, वो नीचे आ रहे हैं। इन्फ्लेशन अभी नीचे भी आई है लेकिन नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल हमें पता है जो इन्फ्लेशन अनऑफिशियल जब वो जो हमें डिक्लेयर हो रही है। लेकिन मैं शुक्रिया उमर हैब खान अपडेट करने के लिए। हम बात करते हैं प्रोग्राम में मईशत से मुतालिक, आलमी सरमायाकारी जो मुल्क में आ रही है उससे मुतालिक, और इसके साथ ही साथ हमने मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक भी बात की। इसी के साथ ही व्यापार की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।